नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नवरात्रि शुरू हो गई है, तो आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब आप मन लगा के पढ़िए, अपनी तैयारी करिए, अपने एग्जाम को क्रैक करने का पूरा एफर्ट लगाइए और आपके एग्जाम की तैयारी में आपको हमारे से क्या हेल्प चाहिए वो आप हमें जरूर बताएं, ताकि आपको हम उस तरीके से हेल्प कर पाएं, उस तरीके का आपको कंटेंट दे पाएं। दोस्तों, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आपको उस तरीके का कंटेंट दिया जाए जो एकदम से एग्जाम रिलेवेंट हो, टू द पॉइंट हो और आपकी तैयारी में वो हेल्प कर पाए। राइट, इसी प्रयास में डेली करंट अफेयर्स जो है वो आपके साथ रोज सुबह 6:30 बजे डिस्कस किया जाता है, ताकि आपको आपके परीक्षा में करंट अफेयर्स से जो सवाल बनते हैं उनको सॉल्व करने में मदद मिल पाए। तो दोस्तों, आज भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स को, जो पिछले 24 से 48 घंटे में देश और दुनिया में हुए हैं। तो डिस्कशन के दौरान उनको आप जो चीजें याद करने लायक उनको आप याद करिएगा और मार्क करने वाली चीजों को मार्क जरूर करिएगा और उसके डिटेल में जरूर जाइएगा, बिकॉज क्वेश्चंस कई बार घुमा के भी पूछ लेता है। यानी कि जब आप डिस्कशन उसको करते हैं या उसको डिस्क्रिप्टिव में पढ़ते हैं तो हर एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है ना। तो चलिए, टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर और देखते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है। तो दोस्तों, पहला जो यहाँ पे करंट अफेयर है वो अपॉइंटमेंट को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आईसीएमआर को एक नए डायरेक्टर जनरल मिल गए हैं। नाम क्या है इनका ये जान लेते हैं। तो देखिए, आईसीएमआर के जो नए डायरेक्टर जनरल यहाँ पे बनाए गए हैं उनका नाम है डॉक्टर राजीव बहल। क्या नाम है इनका? डॉक्टर राजीव बहल। ठीक है, आईसीएमआर के ये नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। कितने साल के लिए बनाए गए हैं? 3 साल के लिए। ठीक है, अपॉइंटमेंट में जो टर्म रहता है, जो टेन्योर रहता है, उसको भी आप जरूर मार्क किया करें, उसका टर्म में भी क्वेश्चन बनता रहता है ना। तो 3 साल आप यहाँ पे याद कर लें। और मैं आपको बता दूं कि इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो डॉक्टर बलराम भार्गव के स्थान पे हुई है। ठीक है, इनको भी आप याद कर लें, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किनके स्थान पे यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया है। तो कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गव। अच्छे से याद कर लें। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राजीव बहल जो है करेंटली वो हेड ऑफ रिसर्च ऑन मैटरनल एट द डब्ल्यूएचओ इन जिनेवा। जिनेवा मतलब जिनेवा में डब्ल्यूएचओ है और डब्ल्यूएचओ का एक डिपार्टमेंट है रिसर्च ऑन मैटरनल। ठीक है, वहां इसको ये हेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप जरूर याद रखिए। दूसरा मैं आपको बता दूं कि आईसीएमआर जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज इन द वर्ल्ड। आईसीएमआर देश में ही नहीं दुनिया में एक ओल्डेस्ट और काफी इंपॉर्टेंट और रिकॉग्नाइज्ड एक तरीके से ये रिसर्च संस्थान है। काफी उम्दा इसने रिसर्च दिए हैं, काफी अच्छे योगदान इसने दिए हैं। और खासतौर पे अगर आप कोविड में आप देखें तो कोविड में भी इसने काफी अच्छे रिसर्च दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। स्ट्रेटेजी के टर्म में आप समझ लीजिए कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसको 1911 में स्थापित किया गया था। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में। ये यहाँ पे निधन के टर्म में क्वेश्चन है। निधन भी कई बार इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इंपॉर्टेंट जो डेथ्स होती हैं उनके टर्म में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये भी आपको जरूर याद रखना चाहिए। देखिए, यहाँ पे बुकर प्राइज विनर हैं एक, वो गुजर चुके हैं इस दुनिया से। और नाम क्या है इनका जान लीजिए। इनका नाम है हिलेरी मैंटेल। क्या नाम है? हिलेरी मैंटेल। तो ये जो है वो ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं और इनको बुकर प्राइज मिल चुका है। और खास तौर पर इनकी जो रचना है वो है वुल्फ हॉल ट्रायोलॉजी। इसके लिए इनको ये बुकर प्राइज मिला था। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हिलेरी जो है वो इंग्लिश नॉवलिस्ट में अगर उनको देखा जाए, इंग्लिश नॉवलिस्ट में इस सेंचुरी में अगर देखा जाए तो वो सबसे ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट हैं। ठीक है, तो बहुत इनका सम्मान है और इनका रिकॉग्निशन है और इसी वजह से ये इनको याद रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। राइट, तो अच्छे से याद कर लें। और मैं आपको बता दूं कि इनका जो बुकर प्राइज मिला है वो 2 बार मिल चुका है। एक वुल्फ हॉल ट्रायोलॉजी के लिए मिला हुआ है, दूसरा इसी के सीक्वल के टर्म में मिला है जिसका नाम है ब्रिंग अप दी बॉडीज। ठीक है, तो ये नाम दोनों आप अच्छे से याद कर लें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अपने जीवन काल में इन्होंने अब तक पूरी मतलब कुल 17 बुक्स को लिखा है। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अपॉइंटमेंट के टर्म में है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया फेडरेशन। जी हाँ, हॉकी इंडिया फेडरेशन को नए प्रेसिडेंट मिल गए हैं। क्या नाम है इनका? जान लीजिए, दिलीप तिर्के। क्या नाम है इनका? दिलीप तिर्के। ठीक है, तो जरूर इनके खेल को आपने देखा होगा। जी हाँ, मैंने तो देखा है और काफी उम्दा खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक तरीके से ओलंपियन एंड एशियन गेम्स में मेडल्स हासिल किए हैं, उम्दा प्रदर्शन किए हैं अपने करियर में। 412 कैप्स को इन्होंने अचीव किया है। ठीक है, और इन्होंने
इंडिया टीम को, मेंस हॉकी टीम जो कि 1996 का ओलंपिक टीम, 2000 का एंड 2004 के ओलंपिक टीम में इन्होंने लीड किया था। ठीक है। दूसरा, एशिया कप विनिंग जो टीम थी 2003 और 2007 की, उसके भी पार्ट रह चुके हैं दिलीप तिर्के। ठीक है। तो ये नाम भी मतलब ये एक तरीके से उपलब्धि भी हासिल इन्होंने की थी, इसको आप इस तरीके से भी याद रखें। दूसरा, हॉकी इंडिया के टर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो हॉकी इंडिया जो है वो गवर्निंग बॉडी किसकी है? गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्पोर्ट इन द कंट्री। मतलब हॉकी के टर्म में यही क्या है? हॉकी इंडियन फेडरेशन जो है वो क्या है? गवर्निंग बॉडी है। ठीक है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखें कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ हॉकी कौन है, तो इसके पहले कौन थे? तो वो थे भोलानाथ सिंह वाज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ हॉकी इंडिया। ठीक है। तो ये नाम भी आप अच्छे से याद कर लें। अपॉइंटमेंट के टर्म में कई बार जो क्वेश्चन बनते हैं उनका जो तरीका होता है बनाने का वो यही होता है कि किसके स्थान पर इनको बनाया गया है, इसके पहले कौन इस पद पे काबिज थे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको जरूर याद रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अपॉइंटमेंट फिर है, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, दिल्ली एम्स यानी कि एम्स दिल्ली में डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट है। न्यू डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली, काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है बिकॉज एम्स दिल्ली आप जानते हैं पूरे देश में एक बहुत ही बड़ा एक सम्मानीय हॉस्पिटल कह सकते हैं, है ना, कि जितनी इतने रिसर्च आज तक दी है, जितना मेडिकल फील्ड में इसने उपलब्धि हासिल की है, शायद ही किसी ने हासिल की हो। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एम्स दिल्ली के जो नए डायरेक्टर बन गए हैं डॉक्टर एम श्रीनिवास बने हैं। ठीक है। तो एम्स का भी एक फुल फॉर्म एब्रिविएशन के टर्म में भी कई छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो आपको मालूम होना चाहिए, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ठीक है। तो ये आप याद रखिए। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर एम निवास जो हैं वो प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक सर्जरी एट एम्स दिल्ली हैं। मतलब कि जो एम्स दिल्ली है, दिल्ली एम्स है, वहां पर इन्होंने पीडियाट्रिक सर्जरी में प्रोफेसरशिप भी की है। ठीक है। तो आप अच्छे से इनके करियर को भी दिमाग में रख सकते हैं। दूसरा, किनको इन्होंने रिप्लेस किया है ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं, इनको भी आप जरूर जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जरूर आप जान लीजिएगा। रणदीप गुलेरिया इसके पहले डायरेक्टर थे और उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, खासतौर पे कोविड के टाइम में। कोविड की जो सिचुएशंस थी, कोविड के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए गए थे, है ना, जो गाइडलाइंस जारी की जानी थी पब्लिक के लिए या जो मेडिकल फील्ड्स के लिए थी, जो हॉस्पिटल्स थे, तो इन सब में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था और इसी योगदान को एक तरीके से रिकॉग्नाइज करते हुए इनके कार्यकाल को 2 बार एक्सटेंड किया गया था। ठीक है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखें। डॉक्टर कुलदीप गुलेरिया को आप अलग से पढ़ सकते हैं, उनके करियर को पढ़ सकते हैं, उनके अचीवमेंट्स को भी पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है। तो अगला यहाँ पे है हमारा बुक्स एंड ऑथर्स के टर्म में। कई बार क्या होता है आपके एग्जाम में बुक्स एंड ऑथर्स के टर्म में क्वेश्चन बन जाते हैं। जब कोई बुक किसी पब्लिकेशन हाउस के द्वारा रिलीज की जाती है तो पब्लिकेशन हाउस का नाम पूछ लिया जाता है, ऑथर का नाम पूछ लिया जाता है, उस बुक का नाम पूछ लिया जाता है, या उस बुक का जो सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे वो बुक बात करती है, उसके टर्म में भी क्वेश्चन बन जाता है ना। तो इस तरीके से आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट इसको कंसिडर करना चाहिए और उसको याद करना चाहिए कि कौन सी बुक इसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा रिलीज की गई है, कहाँ रिलीज की गई है, इन सारी चीजों पे, है ना। तो देखिए यहाँ पे न्यू बुक ऑन पीएम मोदी स्पीचेस पे ये बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। याद करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, है ना। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो स्पीक्स रही हैं उनका ये संकलन है। ठीक है। अच्छा, संकलन कितने टाइम के लिए है, मतलब कि ये कब से कब तक की जो इनकी स्पीचेस रही हैं कब तक का है, तो ये मई 2019 से मई 2020 तक की जो स्पीचेस रही हैं इनका, या इनके जो वक्तव्य रहे हैं उनका ये संकलन है। ठीक है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि ये बुक रिफ्लेक्ट क्या करती है ना। इसका टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप दिमाग में रखिए कि ये जो बुक है वो एक तरीके से मोदी गवर्नमेंट की जो डिटर्मिनेशन है, उनकी जो निर्णायक एक प्रतिबद्धता है और जो आइडियाज हैं मोदी गवर्नमेंट के, उन सारी चीजों को ये रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि ये जो बुक रिलीज की गई है वो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू के द्वारा रिलीज की गई है। जी हाँ, पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू के द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया है। कहां रिलीज किया गया है ये भी जानिए, ये आकाशवाणी भवन न्यू दिल्ली में रिलीज किया गया है। ठीक है। तो ये जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि बुक के टर्म में क्वेश्चन किस तरीके से बन जाते हैं, तो उन सारे डायमेंशन में आपके लिए ये जानकारी है, इसको आप याद कर लें, क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। तो रिकॉग्निशन के टर्म में है
और रिकॉग्निशन जो है यहाँ पे कंपनी को रिकॉग्नाइज किया गया है महारत्न कंपनी के रूप में। कंपनी का नाम है REC। जी हाँ दोस्तों, REC कंपनी इज नाउ 12th कंपनी टू सिक्योर महारत्ना स्टेटस। जी हाँ, क्वेश्चन बन जाते हैं कंपनी के नए डील के बारे में, कंपनी के नए टर्नओवर के बारे में, है ना, कंपनी का एक तरीके से जो भी उपलब्धि उसको हासिल होती है या जो भी उसको रिकॉग्निशन हासिल होता है, इकोनॉमिक्स कॉमर्स सेक्शन में क्वेश्चन इस तरीके से बन जाते हैं। तो REC जो है वो महारत्ना स्टेटस बन गई है। महारत्ना स्टेटस और कौन सी कंपनियां हैं वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि कौन सी कंपनी नवरत्न स्टेटस की है ना। तो नवरत्न स्टेटस, महारत्न स्टेटस, ये जितने भी स्टेटस होते हैं कंपनी को देने के, वो सब आपको एकदम से रट जाने चाहिए और उसके टर्म में आपको अपडेट भी रहते होना पड़ेगा, है ना। अब जैसे यहाँ पे देखिए महारत्न स्टेटस है, आपने याद भी अगर किया होगा, आपने अगर इसको मिस कर दिया REC को, तो वो क्या है, आपके लिए इनकम्प्लीट है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाएगा आप गलत कर जाओगे, है ना। तो ये अपडेट होना बहुत जरूरी है। तो REC जो है वो क्या है, नवरत्न कंपनी है, देश की 12वीं कंपनी है। देखिए REC का मतलब है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मतलब ये जो कंपनी है वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है ग्रामीण क्षेत्र में बिजली को उपलब्ध कराने के लिए, यानी कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन है रूरल लेवल पे उसको उपलब्ध कराना है। तो उस क्षेत्र में इसने अतुलनीय काम किया है REC ने, इस वजह से इसको एक तरीके से दर्जा प्राप्त हुआ। सिर्फ यहाँ पे देखिए एक जो वर्क है उस वर्क को देख के ही यहाँ पे ये इसको नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता है। यहाँ पे टर्नओवर और बहुत सारे टेक्निकल चीजें होती हैं, उनको जोड़कर ही ये दर्जा दिया जाता है। ठीक है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि REC जो है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। ठीक है, NBFC। ये 1969 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। 1969 में इसको बनाया गया था। दूसरा, ये जो कंपनी है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में काम करती है। ठीक है। दूसरा, ये महारत्ना कंपनी लिस्ट में शामिल हो चुकी है। तो और जो लिस्ट है, मतलब इस लिस्ट में जो और नाम है वो मैं आपको बता देता हूं, जान लीजिए। इसका टर्म में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी कंपनी जो है महारत्न कंपनी में आती है ना। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी महारत्ना स्टेटस का दर्जा रखती है ना, या जैसे भी उसको बनाना चाहे नाम के टर्म में, है ना। तो आप देखो यहाँ पे NTPC है, ONGC, सेल, भेल, IOCL, HPCL, CIL, गेल, BPCL एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, PFC। ये सारी कंपनी जो है वो क्या है, महारत्न स्टेटस है। मतलब इनको महारत्न का स्टेटस मिला हुआ है। ये नाम आप अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चन जरूर यहाँ से बन सकता है। चलिए देखते हैं। अपॉइंटमेंट फिर है, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, और यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट हो रही है वो फॉर्मर जज L नागेश्वर राव को अपॉइंट किया गया है टू अमेंडिंग IOC कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, IOC का मतलब क्या है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, नई अपॉइंटमेंट है। दूसरा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो अपॉइंटमेंट की गई है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है, और IOA का मतलब आपने समझ लिया है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, और ये जो अपॉइंटमेंट हुई है वो टू प्रिपेयर द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शंस टू द स्पोर्टिंग बॉडी। ठीक है, इस स्पोर्टिंग बॉडी में जो इलेक्शंस कराए जाने हैं उसके उद्देश्य से, मतलब उसके लिए जो नियम बनने हैं या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो उसके लिए तैयार होना है, उसके उद्देश्य से यहाँ पे L नागेश्वर राव का अपॉइंटमेंट किया गया है। ठीक है, मतलब ये उम्मीद की जा रही है कि L नागेश्वर जो है इसमें एक ऐसा रोड मैप तैयार करेंगे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे जिससे इस इंपॉर्टेंट स्पोर्ट बॉडी को आगे चल के रूल्स के तहत रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, और उन रूल्स के तहत ही इसमें जो इंपॉर्टेंट पद हैं उनका इलेक्शन कराया जा सके। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो दिसंबर 15, 2022 का इलेक्शन है, ठीक है, उसको मद्देनजर, मतलब उसके मद्देनजर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जल्दी से जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो और उसके तहत यहाँ पे इलेक्शन कराए जा सकें। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों बिकॉज आप सबको मालूम होना चाहिए कि अभी हाल ही में पूर्व जो प्रेसिडेंट रहे हैं IOA के, अनिल खन्ना, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और रिजाइन इस वजह से किया है बिकॉज IOC जो है, जो यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसका मानना ये है कि भैया अगर IOA को सस्पेंशन से बचना है, प्रतिबंधों से बचना है, तो अपनी जो प्रोटोकॉल से, अपने जो नियम है तुरंत उसको सेट करे रूल्स के तहत। दूसरा, हम ना तो इंटरिम प्रेसिडेंट को मानते हैं और ना ही एक्टिंग प्रेसिडेंट को मानते हैं। आपको एक मतलब कि पूर्ण कार्यकाल का वहां पे प्रेसिडेंट चुनना पड़ेगा, वो भी इलेक्शन के माध्यम से। ठीक है, तो ये सारा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से यहाँ पे फिर L नागेश्वर राव को ये अपॉइंटमेंट करते हैं कि भैया ये जरूरी है, बिल्कुल यहाँ पे IOC का जो व्यू है उसको हमें यहाँ पे
सम्मान देना चाहिए, ऑनर करना चाहिए और उसके हिसाब से अपने रूल्स को सेट करना चाहिए। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो आईयूए है इसके टर्म में अगर आप देखें तो पिछले 2-2.5 साल से काफी एक टर्मोइल देखा गया है ना। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहें तो जरूर पढ़ें, बिकॉज ये स्पोर्ट में स्ट्रेटेजी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें कई सारे मुद्दे रहे हैं जो एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशंस को भी काफ़ी मतलब उसमें कई बार डिजास्टर होते होते बचा है ना। तो इस चीज़ को आप ढंग से पढ़ें। एक अगर आप खासतौर पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईयूए का जो भी पिछले 2-2.5 साल का एक टर्मोइल रहा है उसको डिटेल में जरूर पढ़ लें, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, है ना। चलिए, और स्ट्रेटेजी के टर्म में जरूर आप जान लें कि आईयूए जो है वो 1927 में इसको फाउंड किया जाता है। इट्स जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। चलिए, बैंकिंग एंड फाइनेंस का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, वो ये है कि इंडिया फर्स्ट लेंडर टू गेट आरबीआई अप्रूवल फॉर रुपी ट्रेड। जी हाँ, क्या है, यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट लेंडर आरबीआई का अप्रूवल प्राप्त कर चुका है रुपी में ट्रेड करने के लिए। अब आप सोचो कि भाई यहाँ पे ये रुपी में ट्रेड के लिए अलाउ क्या किया गया है। तो रुपी तो एक ऐसा है कि मतलब ट्रेडिंग तो इसमें एक तरीके से हो ही रही है ना। मतलब बैंक तो है वो रुपी में ही एक तरीके से अपना लेन देन कर रहे हैं। मामला क्या है तो थोड़ा समझाता हूँ आपको, थोड़ा समझिए। यहाँ पे देखिए, यूको बैंक है, ठीक है। यूको बैंक आप जानते हैं कि ये एक कोलकाता बेस्ड लेंडर बैंक है, ठीक है। तो इसको आरबीआई ने यहाँ पे अप्रूव किया है कि भैया अब आप जो है यहाँ पे जो इंडियन रुपी में ट्रेड है उसको आप सेट कर सकते हो, उसका सेटलमेंट आप कर सकते हो। सेटलमेंट का मतलब क्या है कि ट्रेड के टर्म में जो इनवाइसेस जनरेट होती हैं वो इनवाइस अगर इंडियन रुपी में है या वो बिजनेस इंडियन रुपी में किया जा रहा है तो उसका सेटलमेंट आप कर सकते हो ट्रांजेक्शन के बेसिस पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है क्या, एक्चुअली में मैं आपको बता दूं मामला पूरा क्या है। अभी आप जान रहे हो कि रशिया और यूक्रेन का वॉर एक तरीके से चल ही रहा है, लेकिन इस लंबे युद्ध में एक तरीके से भारत का रशिया से इंपोर्ट जो है वो बढ़ गया है, खासतौर पे जो क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स हैं उनके टर्म में, ठीक है। तो जो बिजनेस बढ़ा है और बिजनेस में एक तरीके का जो ट्रांजेक्शन है वो एक तरीके से उसको मतलब उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए या उसको ईजनेस प्रोवाइड कराने के लिए ये रखा गया है यहाँ पे। मतलब ये है दोस्तों कि रशिया का एक बैंक है, क्या नाम है, गैज़प्रोम बैंक। बैंक का क्या नाम है, गैज़प्रोम बैंक, ठीक है। ये नाम आप अच्छे से याद कर लें। गैज़प्रोम बैंक जो है वो यूको बैंक में अपना एक अकाउंट खोल रहा है, ठीक है। मतलब जैसे आप अपना अकाउंट किसी बैंक में खोलते हैं ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए, उसी तरीके से रशिया के एक बैंक ने यूको बैंक में अपना एक अकाउंट खोला है जिसको बोला जा रहा है वेस्ट्रो अकाउंट। क्या बोला जा रहा है, वेस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। तो ये आप जरूर दिमाग में रखिए। वेस्ट्रो अकाउंट जो है वो एक तरीके का यहाँ पे ऐसा अकाउंट है जो मतलब बाहर की कोई एक कंपनी कह लीजिए वो अपने ट्रांजेक्शन्स को हमारे यहाँ के जो व्यापारी हैं, कह लीजिए कि जो डोमेस्टिक मार्केट है उनको इजनेस प्रोवाइड कराने के लिए, या मान लीजिए कि यहाँ पे अगर गैस्ट्रोप्रोम बैंक जो है एक कंपनी है, ठीक है। अब इस कंपनी के ग्राहक भारत देश में हैं तो उन ग्राहकों को डोमेस्टिक लेवल पे इजनेस प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पे ये सुविधा रखी गई है। मतलब कि वेस्ट्रो अकाउंट के माध्यम से गैज़प्रोम बैंक को अपनी पेमेंट मिल जाएगी, अपनी ट्रांजेक्शन मिल जाएगी, ठीक है, विदाउट उसको दूसरी करेंसी में कन्वर्ट किए, ठीक है। तो ये एक तरीके से यहाँ पे कस्टोडियन बैंक कह लीजिए, कस्टोडियन अकाउंट की तरह ये काम करता है, ठीक है। और इसमें ट्रांजेक्शन इजनेस हो जाती है। तो मोटा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज एक अलग ही टर्म है वेस्ट्रो अकाउंट है। ये अगर इसके डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा काफी लंबा खींच जाएगा, है ना। तो ये है बेसिकली, ठीक है। तो यूको बैंक जो है वो पहला बैंक यहाँ पे अप्रूवल उसको मिल चुका है और वो इसके तहत यहाँ पे ट्रांजेक्शन करेगा। बाकी बैंक भी इस तरीके से उम्मीद जता रहे हैं कि वो भी शायद इसमें आए, ठीक है, ताकि वो भी वेस्ट्रो अकाउंट्स को होल्ड करा पाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या है। बैंकिंग एंड फाइनेंस का अगेन यहाँ पे क्वेश्चन है, गुजरात गेट्स लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के टर्म में कई बार क्वेश्चन बनते रहते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने किसको लोन दिया है, किस चीज के लिए लोन दिया है, कितने धनराशि का लोन दिया है, इन डायमेंशन में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो देखिए, गुजरात स्टेट को 2832 करोड़ का लोन मिला है गुजरात स्टेट की जो हेल्थ केयर की स्कीम्स हैं उनको रन करने के लिए, ठीक है। मतलब कि अगर इसको डॉलर में देखें तो ये $350 मिलियन है, ठीक है। अच्छा,
ये जो फंडिंग है दोस्तों, वो वर्ल्ड बैंक का जो आर्म है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD जिसको बोलते हैं, उसके तहत या उस आर्म से ये लोनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। दूसरा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस लोन की जो मैच्योरिटी है वो 18 साल है, लेकिन साथ में इसमें 5.5 इयर्स का ग्रेस पीरियड भी रखा गया है। ठीक है, तो ये टाइम भी आप अच्छे से याद रखें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो लोन लिया जा रहा है वो गुजरात सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। वहां की जनता को जो हेल्थ स्कीम्स के तहत सुविधाएं दी जानी है, मेडिकल केयर जो सुविधाएं दी जानी है, उनके लिए ये लोन लिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको देखें कि ये जो स्कीम है, मतलब कि ये गुजरात की जो स्कीम है, गुजरात गवर्नमेंट की जो स्कीम है, उसका नाम है श्रेष्ठ जी। ठीक है, श्रेष्ठ जी प्रोग्राम। तो ये क्या करेगी, जनता को सुविधाएं मुहैया कराएगी। इस लोन से मिलने वाला पैसा है, उस पैसे से ये सुविधाएं मिलेंगी। तो स्कीम का नाम आप जरूर अच्छे से याद कर लें, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अवार्ड के टर्म में है मीना कंदासामी विंस जर्मन पेन अवार्ड। जी हाँ, जर्मन पेन अवार्ड। पेन जो है एक संस्था है, ठीक है, तो उसके माध्यम से दिया जाने वाला ये एक अवार्ड है। ठीक है, अवार्ड का जो नाम है कैस्टन अवार्ड 2022, मतलब कैस्टन अवार्ड का 2022 का जो अवार्ड है वो मीना कंदासामी ने जीता है। ये मैं आपको बता दूं कि ये एक इंडियन एक्टिविस्ट ऑथर हैं। ठीक है, तो इनको किस काम के लिए एक तरीके से ऑनर किया गया है, तो इनको इसलिए अवार्ड ये दिया जा रहा है ताकि इनके काम को ऑनर किया जा सके, रिकॉग्नाइज किया जा सके, और इनका जो काम है बेसिकली टू सपोर्ट फॉर द राइट्स ऑफ विक्टिमाइज्ड राइटर्स। ठीक है, मतलब कि जो विक्टिमाइज्ड राइटर्स हैं उनके राइट्स को सपोर्ट करने के टर्म में ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है, ऑनर किया जा रहा है इनको। ठीक है, दूसरा इनकी जो बुक्स हैं वो आप जरूर याद रखिए। द जिप्सी गॉडेस 2014 में इन्होंने लिखा था। व्हेन आई हिट यू और अ पोर्ट्रेट ऑफ द राइटर एज अ यंग वाइफ 2017 में इसको लिखा गया था। ठीक है, पेन सेंटर जर्मनी विल प्रेजेंट द अवार्ड टू द इंडियन ऑथर एट सेरेमनी इन डम्सडेट। ठीक है, ऑन नवंबर 15। तो 15 नवंबर को ये अवार्ड दिया जाएगा जर्मनी में। और इसकी जो धनराशि है, यानी कि जो पुरस्कार राशि है, वो आप जरूर दिमाग में रखिए, $19,996 की राशि इनको मिलने वाली है। ठीक है, तो ये आप जरूर अच्छे से याद कर लें, राशि के टर्म में भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। राइट, चलिए दोस्तों, तो ये आज के करंट अफेयर्स हो गए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क जरूर कर लिया होगा, उसके डिटेल में आप जरूर जाएंगे, है ना, और उसको अपने एग्जाम से रिलेट करते हुए अपनी खुद से एमसीक्यूज को आप बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। राइट, चलिए चलते चलते आपसे एक सवाल है आपके लिए कि निम्न में से किस पुस्तक के लेखक भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। ऑप्शंस हैं ज्योतिपुंज, नरेंद्र मोदी, एक आंधी, मोदी वे, या नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स। तो ये आपको जवाब देना है, कमेंट में आप इसका जवाब दीजिए। और अगर आपको इसका आंसर पता करना है तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। राइट, अगर हमारा आपने टेलीग्राम चैनल भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको आप ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज वहां पे भी आपको कई सारी नोटिफिकेशंस और पीडीएफ्स आपको दी जाती रहती हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती हैं। राइट, तो जल्दी से जाएं वहां पे, इस क्वेश्चन का आंसर पता करें, और अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट में बताएं। राइट, अगर आपको आज की करंट अफेयर से संबंधित एमसीक्यूज में क्विज चाहिए तो आप हमारी साइट sarkaripariksha.com पे जाइए, वहां पे आपको ये क्विज मिल जाएगी, और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी सुनिश्चित है या आप कितना अवेयर हैं करंट अफेयर्स के प्रति। राइट, चलिए तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।